बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हम देख रहे हैं P1 का पेपर जनवरी 2021। ठीक है। सबसे पहले है द क्वेश्चन नंबर 1। सवाल ये कह रहा है बेटा, सवाल कह रहा है अ कर्व हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x² माइनस 3/2x प्लस 1 वेर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा। पार्ट ए की रिक्वायरमेंट क्या है कि फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म dy/dx। ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हर टर्म को a मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर n की फॉर्म में लिख देंगे। यानी कि 2x³ माइनस 5x² माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर -1 एंड देन प्लस 7। ठीक है। सो dy/dx will be equals to 2 into 3 into x raised to the power 3 minus 1 minus 5 times 2 multiplied by x raised to the power 2 minus 1 and then minus 3/2 multiplied by minus 1 multiplied by x raised to the power -1 minus 1 and then जब constant टर्म को differentiate करेंगे so this will become 0। ठीक है। तो dy/dx is equals to 6x² minus 10x प्लस 3/2 टाइम्स x रेज टू द पावर -2। ठीक है। इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं, वरना ऑल्टरनेटिवली आप dy/dx को जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, 6x² माइनस 10x प्लस 3/2x², इस तरह भी लिख सकते हैं। बोथ फॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल। ये आपका पार्ट ए हो गया। इस पार्ट में मसला सिंपल है। उसके बाद जो है बेटा क्या कह रहा है कि पॉइंट पी जो है ना वो कर्व पे करता है लाई, और उस पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हाफ के बराबर है। सो पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट पी, और आंसर आपने देना है इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेर ए बी एंड सी आर इंटीजर्स टू बी फाउंड। सो बेटा हम क्या करेंगे, dy/dx की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है। तो dy/dx एट x इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स हाफ प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स हाफ का स्क्वायर। ठीक है। एक साथ ये पूरी चीज कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए। तो 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 टाइम्स हाफ प्लस 3/2 टाइम्स हाफ का स्क्वायर। सो dy/dx की वैल्यू एट x इक्वल टू हाफ क्या आ रही है बेटा, 5/2। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P, मतलब कि एट x इक्वल्स टू हाफ। तो हम क्या कहेंगे, सिंस हमने क्या निकालनी बेटा, वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू -1, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज इक्वल्स टू -1। लिहाजा हम ये कह सकेंगे कि द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज -2/5। ठीक है बेटा। तो हमने जब बेसिकली यहाँ पे निकालनी है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका ग्रेडियंट जो है वो -2/5 के बराबर है एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट P जहाँ पे x कोऑर्डिनेट हाफ के बराबर है। अब पॉइंट P भी बेटा x का कोऑर्डिनेट पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो y का कोऑर्डिनेट है वो नहीं पता। उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ द कर्व इस्तेमाल कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व में जहां जहां x है वहां वहां हाफ रख देंगे। ठीक है बेटा। इस बात में कोई मसला, बताइए। तो ये 2 टाइम्स हाफ क्यूब माइनस 5 टाइम्स हाफ का स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स हाफ एंड देन प्लस 7। तो एक साथ बेटा ये पूरी चीज कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए। 2 टाइम्स हाफ क्यूब माइनस 5 टाइम्स हाफ स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स हाफ देन प्लस 7। ठीक है बेटा। तो y की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर आ रही है। मतलब कि पॉइंट P क्या है बेटा, पॉइंट P जो है वो हाफ कॉमा 3 है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे निकालनी है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल्स टू
-2/5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस हाफ। लेकिन बेटा एक स्पेसिफिक फॉर्म हमें चाहिए, ax plus by plus c वाली, where a b and c are integers to be found। तो इस तरह एक्सपेंड करा देंगे कि 5 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस हाफ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 1। मतलब कि सब टर्म्स एक तरफ कर दें तो 2x प्लस 5y माइनस 15 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि 2x प्लस 5y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल हमने क्या किया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हम लेकर आ गए। लिहाजा a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 5 एंड c इज इक्वल्स टू -16। ये आपका पार्ट भी हो गया। इस टाइप तक बेटा कोई मसला बताइए, आगे बढ़ूं, क्लियर है सबको? उसके बाद बेटा हम इस पेपर का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल ये कह रहा है, सवाल कह रहा है कि अ ट्री वॉज प्लांटेड, ठीक है ना, एग्जैक्टली 3 years आफ्टर इट वॉज प्लांटेड, द हाइट ऑफ द ट्री वॉज 2 मीटर। और फिर आपको एक और कंडीशन दी हुई है कि एग्जैक्टली 5 years आफ्टर इट वॉज प्लांटेड, द हाइट ऑफ द ट्री वॉज 2.4 मीटर। और फिर आपको कंडीशन दी हुई है कि भाई गिवन दैट द हाइट h meters of the tree t years after it was planted can be modeled by the equation h cube is equals to pt square plus q where p and q are constants। सो पार्ट एक रिक्वायरमेंट है कि हमने p और q की वैल्यू बतानी है, करेक्ट टू 3 significant figures वेयर नेसेसरी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एच क्यूब इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू। तो हमारे पास एक कंडीशन नंबर 1 है कि जब टी की वैल्यू बेटा 3 years है तो एच की वैल्यू यानी कि हाइट ऑफ द प्लांट इज 2 मीटर। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, पहले जो है वो हम इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए जो है वो पी और क्यू से कनेक्टिंग पहले एक इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, तो 2 क्यूब इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर प्लस क्यू, यानी कि 8 इज इक्वल्स टू p × 3 का स्क्वायर, यानी कि 8 इज इक्वल्स टू 9p प्लस क्यू। यानी कि बेटा p और q से कनेक्टिंग है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 2 इस्तेमाल करते हुए p और q से कनेक्टिंग एक दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। यानी कि जब t इज इक्वल्स टू 5 है बेटा तो हाइट ऑफ द प्लांट इज 2.4 मीटर। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि 2.4 क्यूब इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर एंड देन प्लस क्यू। ठीक है बेटा, तो 2.4 का क्यूब क्या हो गया, 2.4 का क्यूब हो गया 13.824, यानी कि 13.824 इज इक्वल्स टू 25p प्लस क्यू। तो ये मैंने p और q से कनेक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इन दोनों इक्वेशंस में q को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दूंगा और q को मैं q के इक्वेट कर दूंगा ताकि मैं p की वैल्यू निकाल लूं। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब मैंने q को सब्जेक्ट बनाया, सो दिस इज इक्वल्स टू 13.824 माइनस 25p। और फिर जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब मैंने q को सब्जेक्ट बनाया, सो दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9p। ठीक है बेटा, तो q को q के हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 13.824 माइनस 25p इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9p। ठीक है, तो ये कुछ बेटा ऐसा हो गया कि 13.824 माइनस 8 इज इक्वल्स टू -9p प्लस 25p। लिहाजा 13.824 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें तो बेटा ये आपके पास होता है 5.824, यानी कि 5.824 इज इक्वल्स टू व्हाट, -9 प्लस 25 बेटा क्या होता है 16। तो ये 16p हो गया। लिहाजा p इज इक्वल्स टू 5.824 completely over 16। यानी कि बेटा p की वैल्यू क्या आ रही है, 5.824 डिवाइड बाई 16, p की वैल्यू आ रही है 0.364। ठीक है बेटा, p की वैल्यू 0.364 के बराबर आ रही है। और फिर हमने क्या करना है, q की वैल्यू निकाल लेनी है। यानी कि q इज इक्वल्स टू 13.824 माइनस 25p। लिहाजा q इज इक्वल्स टू 13.824 माइनस 25 टाइम्स
0.364। तो बेटा क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 13.824 माइनस 25 टाइम्स 0.364। दिस इज सपोज टू बी हाउ मच, दिस इज 4.724। तो क्यू की वैल्यू बेटा हमारे पास 4.724 आ रही है। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट टेक के करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दो। ठीक है, तो करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, पी की वैल्यू हमारे पास 0.364 है और क्यू की वैल्यू जो है बेटा वो हमारे पास 4.72 है। ये बोथ वैल्यूज हमने बता दी करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, उसके बाद पार्ट बी से पहले क्या कहता है कि एग्जैक्टली टी ईयर्स, यहाँ पे टी क्या है बेटा, यहाँ पे टी इज कैपिटल, एग्जैक्टली टी ईयर्स आफ्टर द ट्री वॉज प्लांटेड, हाइट जो है वो 5 मीटर हो गई। सो पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी अकॉर्डिंग टू द मॉडल, और आंसर देना है करेक्ट टू 1 dB। ठीक है, तो पार्ट ए की वर्किंग में इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कॉपी नहीं की है तो बता सकते हैं। ऑलराइट, ये मैं वर्किंग यहाँ से इरेज कर दूँ। ठीक है, और पार्ट बी में टॉप पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास बेटा इक्वेशन क्या थी, एच क्यूब इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर प्लस क्यू। अब बेटा हमने पी और क्यू बताया तो करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन फर्दर कैलकुलेशन में जब हम इस्तेमाल करने जाएंगे तो क्यू की वैल्यू मैं 4.724 इस्तेमाल कर लूंगा कम्प्लीटली, और पी तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जैक्टली थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पर ही आ रहा था ना। अब यहाँ पे चूंकि हम फर्दर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो मैं क्यू की वैल्यू 4.724 लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो गई, एच क्यूब इज इक्वल्स टू 0.364 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर प्लस क्यू है, तो क्यू की जगह लिख देंगे 4.724। तो अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एग्जैक्टली टी ईयर्स में टी इज कैपिटल, यानी कि टी जब बेटा कैपिटल टी के बराबर है तो हाइट जो है ना वो 5 मीटर के बराबर है। तो हमने वो समझो टी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो हम कह देंगे कि 5 क्यूब इज इक्वल टू 0.364 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर प्लस 4.724। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 0.364 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 क्यूब जो है बेटा वो 125 हो गया, तो 125 माइनस 4.724, एंड देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125 माइनस 4.724 कंप्लीटली ओवर 0.364, लिहाजा टी स्क्वायर क्या हो गया बेटा, चेक करें जरा जल्दी से, 125 माइनस 4.724 कंप्लीटली डिवाइड बाय 0.364। ये आगे पास आता है एग्जैक्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ टी स्क्वायर अभी 2313 डिवाइडेड बाय 7। सो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स टी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2313 डिवाइडेड बाय 7। लेकिन बेटा आपको पता है कि टाइम कभी माइनस में नहीं होता, तो टी की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ कि अंडर रूट ऑफ 2313 ओवर 7 क्या है, अंडर रूट ऑफ 2313 ओवर 7, दिस इज सपोज टू बी 18.178। तो मैंने लिखा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 18.178। सो टी की वैल्यू बेटा करेक्ट 1 dB यहाँ पे 18.2 ईयर्स हो जाएगी। टी की वैल्यू जो माइनस 18.2 है बेटा वो कर देंगे रिजेक्ट, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम इज पॉजिटिव। ठीक है ना बेटा, तो t इज इक्वल टू 18.2 ईयर्स विल बी योर आंसर। ये बात समझ आ रही है बेटा, कोई स्टेप रिपीट करने की नहीं है तो प्लीज काइंडली बताएं। सबने वर्किंग कॉपी कर ली है यहाँ तक, आगे बढ़ूं। ऑल राइट, उसके बाद बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। ठीक है बेटा, सवाल एक बार अच्छी तरह गौर से पढ़ लें। सवाल ये कह रहा है कि फिगर 1 shows a sketch of part of the curve C1। इसकी इक्वेशन है y is equals to 4 cos x, और बेटा x is specifically in degrees। ठीक है ना, ये छोटा सा साइन यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है बेटा, और कहता है द पॉइंट P एंड Q, ये पॉइंट P और Q जो हैं ये C1 के कर्व पे लाई करते हैं, आर शोन इन फिगर 1। ठीक है, मार्क करके बताया हमें। पार्ट ए कहते हैं स्टेट, खाली आपने आंसर मेंशन करना है, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। लेकिन यहाँ पे मैं जरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है बेटा, अब ये जो बेसिकली कर्व है बेटा ये 4 cos x का है। ठीक है, एज्यूम करो मैं एक ओरिजिनल फंक्शन रखूं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। मैं अगर आपको इसी तरह का कर्व बना के दिखाऊं फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है बेटा, तो पहले मैंने एक्स एक्सिस बनाया, फिर मैंने बनाया वाई एक्सिस। ठीक है,
और सिलसिला क्या है बेटा, एक कंप्लीट जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0 till 360, यानी कि ये 0 है, फिर यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे 180, फिर 270 और ये 360। यानी कि पहले एक कंप्लीट साइकिल की बात करें तो वो इतना कर्व बन रहा होगा, फिर उसके बाद पूरा कर्व नहीं बन रहा, आगे से इतना बन रहा है, और फिर उससे पहले पीछे का भी बन रहा है। तो मैं बिल्कुल इसी तरह का कर्व मैं बना के पहले समझाऊं। एक ओरिजिनल फंक्शन मैंने रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है बेटा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1, ठीक है, एंड द लीस्ट वैल्यू विल बी -1 एज यू ऑलरेडी नो। तो यहाँ पे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल बना दी लाइंस, ब्रोकन लाइंस बना दी, ठीक है भाई। और अब मैं जरा कर्व को स्केच करूँ यहाँ पे, तो पहले मैंने एक पूरा कंप्लीट बनाया साइकिल, और फिर उसके बाद मैंने कितना पार्ट ऑफ द ग्राफ बनाना है, यानी कि यहाँ तक आया लीस्ट पॉइंट तक, और फिर उसके बाद एक्स एक्सिस तक आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर एक्स इज इक्वल टू 90, फिर उसके बाद यहाँ पे 180, फिर 270, फिर उसके बाद 360, ठीक है, फिर 360 में 90 ऐड करेंगे तो बेटा ये 450 हो जाएगा, फिर 540 यहाँ पे, एंड देन 630 यहाँ पे, ठीक है। और इससे पहले का भी अगर बना लूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और वो भी कंप्लीट नहीं बनेगा पीछे की तरफ तक, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से पहले लीस्ट पॉइंट तक आएगा और फिर सिर्फ एक्स एक्सिस तक आएगा, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा -90 डिग्रीज, ठीक है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा -180 डिग्रीज, और यहाँ पे हो जाएगा -270 डिग्रीज। तो इधर मैंने यहाँ पे इसको स्केच कर दिया है। अब मैं पॉइंट पी और क्यू के मुकाबले में जो पॉइंट्स एक्चुअली मार्क यहाँ पे करने चाहिए मुझे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स पे, वो अगर मैं मार्क कर दूं बेटा यहाँ पे, तो बेसिकली सिलसिला क्या है, सिलसिला कुछ ऐसा है कि पॉइंट पी के मुकाबले में समझो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया पी नॉट, इसको मैंने बोल दिया पी नॉट, यानी कि P0, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -180, इस बात से बेटा एग्री कर दें, बताइए। ये जो पी नॉट है, इसको मैंने पी नॉट लिखा है यहाँ पे, ये हो जाएगा -180, -1, इस बात से बेटा सब एग्री करते हैं, बताइए प्लीज, हरी अब रिस्पॉन्स जल्दी से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप पॉइंट क्यू के मुकाबले में देखें, तो भाई पॉइंट क्यू तो ना ऑलरेडी आपको पता ही है, समझो वो क्या है, 450, 0। तो मैं चूंकि पूरी बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं पॉइंट क्यू को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ क्यू नॉट, ठीक है ना, इसको भी मैं कह दूंगा, ये भी हो जाएगा 450, 0। इस पॉइंट पी नॉट और क्यू नॉट में कोई मसला, बताइए। तो अब जो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स का है, यानी कि मैंने क्या रखा है उसको, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, उस पर एक पॉइंट है पी नॉट, उसको मैं कह दूंगा -180, -1, और इसी ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स पे मैंने रखा है क्यू नॉट, जो कि है 450, 0। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि एफ एक्स इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 4 टाइम्स एफ एक्स, ठीक है बेटा। तो इसको अगर इन वर्ड्स अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रेच अलोंग द वाई एक्सिस विद स्ट्रेच फैक्टर 4, स्ट्रेच अलोंग द वाई एक्सिस विद स्ट्रेच फैक्टर 4। अप्लाई किस तरह करेंगे कि हर y की वैल्यू बेटा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x विल रिमेन सेम, द x कोऑर्डिनेट्स विल रिमेन सेम, क्योंकि इट इज अ वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो P नॉट बेटा जब P बनेगा तो बेसिकली क्या होगा कि इट विल बिकम -180, 4 टाइम्स -1, यानी कि y की वैल्यू बेटा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x विल रिमेन सेम, और 450, 0 जो है बेटा, ये 450, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट पी हमारे पास हो जाएगा -180, -4, ठीक है, और क्यू हो जाएगा 450, 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो आपको मार्क्स मिल जाएंगे वो सिर्फ पॉइंट को स्टेट करने के मिल जाएंगे, ये मैंने जितना भी कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए वर्किंग की है। असल काम है बस यहाँ पे स्टेट कर देना और आगे बढ़ जाना, लेकिन बगैर वर्किंग के अगर ये काम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वरना यहाँ पे अलग से वर्किंग करने की नीड इतनी पड़ेगी नहीं, बिकॉज स्टेट करने का जस्ट कहा गया है। लेकिन जस्ट यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी चीजें एक्सप्लेन करने की खातिर मैंने यहाँ पे बात आपको समझाई है, ठीक है बेटा। वरना आप सिंपली आप देख सकते हैं कि पॉइंट क्यू तो आपको ऑलरेडी पता ही ना, 450, 0, आपने पॉइंट्स का जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से ये बात आपने कंसिडर कर ली, ठीक है ना, जिस तरह हमने पहले पॉइंट यहाँ पे मार्क किए थे सीक्वेंस के हिसाब से। तो वो तो हमें पहले ही पता है कि बेटा पॉइंट क्यू जो है वो 450, 0 ही है,
पॉइंट पी की अगर बात करें तो सिंस आपको पता है कि यार अगर आपके पास अगर कॉस एक्स का फंक्शन होता तो उसकी लीस्ट वैल्यू होती -1 और ग्रेटेस्ट वैल्यू होती 1। लेकिन हम जब 4 cos एक्स का ग्राफ है बेटा तो 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 4 के बराबर हो जाएगी और लीस्ट वैल्यू विल बी -4। ठीक है ना बेटा, तो इसी सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप अगर एक्स की वैल्यूज लिख दो पीछे की तरफ भी, अगेन मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे -180 एंड -270, तो आपको देख के अंदाजा हो गया बेटा कि पॉइंट पी जो है वो -180 -4 के बराबर है। ये बात समझ आ रही है? इस पार्ट ए के पार्ट 1 और 2 में बेटा कोई मसला, कोई स्टेप रिपीट करना है? बताइए प्लीज, जल्दी से बेटा रिस्पॉन्स, हरी हरी हरी। सबको क्लियर है? लिख के बता दें या फिर थम्स अप कर दें या बोल के बता दें, जो सही लगे। ऑल राइट। उसके बाद बेटा क्या कह रहा है कि द कर्व C2, एक कर्व C2 है जिसका इक्वेशन है आपके पास I इज इक्वल टू 4 cos x प्लस के वेर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है बेटा, कर्व C2 की जो लीस्ट वैल्यू है, यानी कि कर्व C2 हैज अ मिनिमम I वैल्यू ऑफ -1। ठीक है ना, पॉइंट R इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑन कर्व C2 विद द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है कि स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। ठीक है बेटा, तो पार्ट ए की वर्किंग सबने कॉपी कर ली है तो मैं इरेज कर दूं? अगर किसी ने वर्किंग कॉपी नहीं की है तो बता सकते हैं, इरेज होने के बाद भी आ जाएगी। तो आप इस बात को बेटा यहाँ पे कंसिडर करो कि लेट्स से आपके पास ओरिजिनल फंक्शन को मैंने रखा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि एफ एक्स इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड ऑन टू 4 टाइम्स एफ एक्स एंड देन प्लस के। तो जाके मैं कह सकूंगा ना कि ये कुछ ऐसा हो गया कि 4 टाइम्स कॉस एक्स एंड देन प्लस के। यानी कि अगर इसको बाय वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करूं कि जब मैंने एक ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स रखा है विच इज इक्वल टू कॉस एक्स, इट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड ऑन टू 4 टाइम्स एफ एक्स एंड देन प्लस के, यानी कि ये 4 टाइम्स कॉस एक्स एंड देन प्लस के है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि स्ट्रेच भी हो रहा है अलोंग द वाई एक्सिस विद स्ट्रेच फैक्टर 4, और फिर ट्रांसलेशन भी हो रही है बाय द कॉलम वेक्टर 0 के, बिकॉज आफ्टर अ फंक्शन एक कॉन्स्टेंट हम के ऐड हो रही है। अभी वो के पता नहीं है तो पहले हम वो के की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस बात को कंसिडर करो कि अगर आपके पास ये जो cos x का फंक्शन है, अगर आपके पास cos x का फंक्शन होता तो बेटा उसकी लीस्ट वैल्यू होती -1, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती 1 के बराबर। इस बात से एग्री करते हैं? बताइए। तो व्हेन एफ एक्स इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड ऑन टू 4 टाइम्स एफ एक्स एंड देन प्लस के, और मुझे पता है बेटा दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आर वर्टिकल, यानी कि जो स्ट्रेच हो रहा है वो भी एक वर्टिकल है, इट इज वर्टिकल, और जो ट्रांसलेशन हो रही है बेटा वो भी वर्टिकल है। तो आपके पास बेटा जब भी कोई वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो रेंज ऑफ द ग्राफ, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज यानी कि आउटपुट ऑफ द फंक्शंस भी आपके इफेक्ट होते हैं। सो आपके पास जो बेटा मैंने यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन रखा है cos x का, जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ऑन टू 4 टाइम्स कॉस एक्स प्लस के पे, तो बेटा रेंज भी उतने से ही इफेक्ट होगी। यानी कि जो रेंज में जो आपको अभी लीस्ट वैल्यू दिख रही है और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू दिख रही है बेटा, ये भी क्या होगा, इंटू 4 एंड देन प्लस के हो जाएगा। यानी कि मैं बोलूंगा कि मेरे पास 4 cos x प्लस के की जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस के, और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 इंटू 4 एंड देन प्लस के। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए। यानी कि 4 cos x प्लस के की जो लीस्ट वैल्यू है वो -4 प्लस के हो जाएगी, और 4 cos x प्लस के की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 4 प्लस के हो जाएगी। ये बात समझ आती है बेटा सबको? बताइए प्लीज। क्योंकि दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं स्ट्रेच एंड ट्रांसलेशन रिस्पेक्टिवली, उससे रेंज ऑफ द ग्राफ आपकी इफेक्ट होगी। इस बात से एग्री करते हैं ना बेटा? ठीक है, कोई स्टेप रिपीट करना है तो बता सकते हैं। ऑल राइट, तो सिलसिला क्या है बेटा कि 4 cos x प्लस के की जो लीस्ट वैल्यू है दिस इज -4 प्लस के, और हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई 4 cos x प्लस के ग्राफ की जो लीस्ट वैल्यू है इट इज -1। ये कर्व C2 की बात करें ना, C2 की इक्वेशन ही यही है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको इक्वेट कर देंगे विद -1, और के की वैल्यू हो जाएगी -1 + 4, यानी कि के की वैल्यू बेटा 3 के बराबर आ गई। मतलब ये हुआ कि C2 का जो कर्व है उसकी इक्वेशन ये है कि I इज इक्वल टू 4 cos x + 3। ठीक है बेटा, तो अब आप ये देखो कि अगर आपके पास cos x का ग्राफ होता,
कॉस एक्स का ग्राफ होता, तो वहां पे ऐसा कौन सा पॉइंट होता जहां पे एक्स का जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट हो, और वहां पे फंक्शन की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू भी अकर हो रही हो। मतलब कि मैं अगर वो जो ओरिजिनल फंक्शन मैं रखूं, अगर कॉस एक्स का मैं ग्राफ फिर से बना दूं उसी तरीके से जिस इंटरवल में हमारे पास सवाल में एक बना हुआ है 4 cos x का ग्राफ। ठीक है बेटा, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट को देखें खाली, और ऐसा पॉइंट जहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अकर हो रही हो। भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अकर हो रही होगी एट 1। ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट तो बेटा वो हो जाएगा 360, 1। इस बात से एग्री करते हैं? मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो आर की जो बात कर रहा है, पॉइंट आर जो C2 पे करना चाहिए था लाए। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के ग्राफ पे अगर बात करूँ, तो उसको अगर मैं बोल दूं आर नॉट, उसको अगर मैं बोल दूं आर नॉट बोल दूं, तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये पॉइंट मेरे पास है 360, 1। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए ये जो है ये किस पे लाई कर रहा है? ये वाला पॉइंट जो है ना 360, 1, ये लाई कर रहा है ऑन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इस बात से एग्री कर रहे हैं? बिकॉज बेटा ये यहाँ पे फंक्शन की जो है एफ एक्स का जो फंक्शन मैंने रखा है कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी अकर हो रही है, मैक्सिमम पॉइंट भी है ये एक, और इट इज हैविंग द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, इजंट इट? इस बात से एग्री करते हैं? क्योंकि एक पॉइंट तो आपको बेटा यहाँ पे दिख रहा है जो कि है द वर्टिकल इंटरसेप्ट, यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1 के बराबर। तो मैं इसको बोलूंगा यार ये मैक्सिमम वैल्यू तो अकर हो रही है, लेकिन मैं इस पॉइंट को मैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव तो नहीं बोल सकता ना। मैं ये तो नहीं बोल सकूंगा कि भाई ये जो पॉइंट है, ये आपके पास इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ, जो वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ ओवर हेयर, वो जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है इस पे, ये तो मैं नहीं बोल सकूंगा ना बेटा। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 360 के बराबर है। ये बात बेटा सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही? प्लीज बताएं, हरी अप जल्दी से रिस्पॉन्स। तो अब यूं समझो बेटा कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का जो फंक्शन है इस पे ये पॉइंट लाया करता है 360, 1, और ये जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ऑन टू 4 टाइम्स cos x + 3 पे। ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स f(x + 3) पे। तो अब बेसिकली बेटा दो तरह की यहाँ पे अप्लाई हो रही है ट्रांसफॉर्मेशंस, एक स्ट्रेच है, दूसरी जो है वो ट्रांसलेशन है, और बोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस आर वर्टिकल। तो सिर्फ यहाँ पे चेंज जो आएगा वो आएगा इन द वैल्यूज ऑफ y, x की वैल्यू बेटा सेम रहेगी, तो ये 360, 1 × 4 एंड देन +3। तो ये पॉइंट हो जाएगा बेटा 360, 7, और ये समझो ये पॉइंट आपका आर हो गया। ये बात क्लियर होती है बेटा? असल जो बेटा यहाँ पे मार्क आपको दो मिल जाएंगे ना, वो स्टेट करने के मिल जाएंगे। सवाल कीवर्ड पे गौर करें, स्टेट। लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी जितना डिटेल में एक्सप्लेनेशन बनती थी वो मैंने यहाँ पे दी है, सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको ये बात हो जाए क्लियर कि भाई ये पॉइंट आर एक्चुअली आया कैसे। इस स्टेप में बेटा कोई मसला? बताइए। ठीक है, वरना इसको इस तरह भी देख सकते हैं बेटा कि सवाल में आपको जो फंक्शन बना के दिया हुआ है वो 4 cos x का है। ठीक है, और हमें x की वैल्यूज का सीक्वेंस भी यहाँ पे पता था। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है ना बेटा, इतना भी मैंने लिख दिया, काफी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा 4 cos x का जो फंक्शन है इस पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी वो 4 के बराबर होगी, राइट? और यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो कि मैक्सिमम पॉइंट भी हो और उस पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट हो, तो बेटा वो क्या हो जाएगा 360, 4। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अभी जो मैंने आपके सामने वर्किंग की थी वो मैंने क्या रखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। लेट्स से मैंने बोला कि भाई एक ओरिजिनल फंक्शन है जी एक्स, और मैंने जी एक्स को रखा है बेटा 4 cos x के बराबर। और ये मैंने जी एक्स क्यों लिखा है? सिर्फ एफ एक्स से जो है इसका फर्क रखने के लिए, क्योंकि मैंने अभी एफ एक्स ऑलरेडी वर्किंग में इस्तेमाल किया हुआ है ना आपके सामने। तो इधर जो है मैंने एक मुख्तलिफ फंक्शन रख दिया जी एक्स का। ठीक है बेटा, तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पे कि जी एक्स इज इक्वल टू 4 cos x मैंने यहाँ पे रखा है। और अब अगर मैं बोलूं कि भाई जी एक्स इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड ऑन टू जी एक्स एंड देन +3, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये क्या हो रहा है 4 cos x एंड देन +3। ठीक है बेटा,
तो जी एक्स का जो फंक्शन मैंने 4 cos x रखा हुआ है, वहां पे कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपके पास जो है मैक्सिमम भी हो और उस पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट हो, वो हमने देख लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, 360,4 है। तो अब बस बेटा क्या है कि इस 360,4 को मैं बोल देता हूँ R0। और जब ये पॉइंट आर बनने जाएगा तो बेसिकली होगा क्या बेटा कि ये 360,4 + 3 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जी एक्स को कंपेयर करो विद जी एक्स प्लस थ्री, तो आप क्या बोलोगे कि भाई व्हेन जी एक्स इज ट्रांसफॉर्म्ड ऑनटू जी एक्स प्लस थ्री, सो दिस इज बेसिकली द ट्रांसलेशन बाय द कॉलम वेक्टर 0 3, जिसकी वजह से रेंज ऑफ द ग्राफ ही बेटा इफेक्ट होगी ना, आउटपुट ऑफ द फंक्शन यानी कि ग्राफ की जो रेंज की वैल्यूज हैं वो भी इफेक्ट होंगी। सो बेटा चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन वर्टिकल है तो आउटपुट ऑफ द फंक्शन बिल्कुल इफेक्ट होगा, ठीक है ना, एक्स के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। सो दिस पॉइंट विल बिकम 360,7। ये आपका आंसर हो गया। स्टेट करने का सिर्फ यहाँ पे आपको 2 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको जितनी भी लंबी एक्सप्लेनेशन दी है सब आप लोगों की आसानी के लिए दी है। कोई स्टेप बेटा अगर रिपीट करना है तो प्लीज काइंडली बता दें। यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया बेटा? एनी कंफ्यूजन विद दिस? बताइए। तो सवाल की बेटा एक एक इन्फॉर्मेशन को आपने जो है वो गौर से पढ़ना है और फिर उसके हिसाब से जो है वो चीज़ें एनालाइज करनी है। और ये कब पॉसिबल होगा? जब जितने भी कॉन्सेप्ट आपने बेटा पढ़े हैं वो आपकी फिंगर टिप्स में होंगे। उसके बाद बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बेटा सवाल कह रहा है द पॉइंट्स पी एंड क्यू एज शोन इन फिगर 2 हैव द कोऑर्डिनेट्स। एक जो है वो -2, 13 है बेटा, ये पी का पॉइंट है। और एक जो है वो क्यू का पॉइंट है विच इज 4, -5 रिस्पेक्टिवली। और फिर कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन एल है विच पासिस थ्रू पॉइंट्स पी एंड क्यू। सो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है बेटा कि फाइंड एन इक्वेशन फॉर एल, और आंसर आपने इस फॉर्म में देना है विद एम एंड सी आर इंटीजर्स टू बी फाउंड। ठीक है बेटा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पॉइंट्स पी और क्यू रिस्पेक्टिवली पता है, सबसे पहले वी विल फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। ठीक है बेटा। तो स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, -5 -13 अपॉन 4 -2। ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा -18/6। ठीक है। तो -18/6 जो है बेटा वो -3 के बराबर होता है। तो पी क्यू की जो है ना आपके पास लाइन, इसका स्लोप यानी कि ग्रेडियंट जो है वो -3 आ गया। ठीक है बेटा। और पी और क्यू में से कोई सा भी एक पॉइंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं पॉइंट पी सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो क्यू सेलेक्ट कर लो। तो पॉइंट पी बेटा क्या है, -2, 13 है। ठीक है बेटा। तो ये वाली फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे। y-y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x-x1। i-13 इज इक्वल टू -3 कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय x-2। ठीक है ना बेटा। तो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट बना देना है y को ऑफ द इक्वेशन। पहले मैं जरा टर्म्स को सिंप्लीफाई करा दूं, यानी कि जब आपने y को सब्जेक्ट बनाया सो दिस इज इक्वल्स टू -3x-6 + 13। लिहाजा बेटा 13 में से 6 निकालें तो ये बचता है 7। यानी कि जब y को बेटा सब्जेक्ट बनाया सो दिस इज इक्वल्स टू -3x + 7। ठीक है ना बेटा। तो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, एम एक्स प्लस सी की फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं, वेर एम एंड सी आर इंटीजर्स वी फाउंड, देयरफॉर एम इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू 7। ठीक है। उसके बाद बेटा क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन गिवन है कि द क्वाड्रेटिक कर्व सी पासिस टू द पॉइंट पी, और उसका लीस्ट पॉइंट जो है वो क्यू है, यानी कि इट हैज अ मिनिमम पॉइंट एट क्यू। ठीक है बेटा। तो पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी कह रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन फॉर सी। ठीक है बेटा। तो हमें जो है वो कर्व की इक्वेशन निकालनी है। आई होप बेटा इतनी वर्किंग कॉपी कर ली पार्ट ए की सबने। इसको रेस कर दूं? ठीक है, अगर किसी ने कॉपी नहीं की तो बता सकते हैं। ऑलराइट। सो अब बेटा सिलसिला क्या है कि हमें ना यहाँ पे कर्व की इक्वेशन नहीं पता, कर्व की इक्वेशन निकालनी है। हमें ये पता है कि कर्व पे एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। और ये हमें पता है बेटा कि पॉइंट क्यू जो है वो एक लीस्ट टर्निंग पॉइंट है। ठीक है ना बेटा। यानी कि पॉइंट क्यू एक्चुअली है क्या, 4, -5 है। तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट क्यू इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ। तो आपको बेटा जब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पता है ऑफ दिस क्वाड्रेटिक ग्राफ, तो यूं समझो कि आपको h, k की फॉर्म में वो पॉइंट पता है। आप क्या करोगे, इस h, k का जो पॉइंट है इसको इस्तेमाल करते हुए कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म यहाँ पे बना लोगे। मतलब मैंने यहाँ पे बेटा a मल्टीप्लाई बाय x-h का होल स्क्वायर प्लस k, ये वाली फॉर्म लिखी। a अभी मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मुझे h और k यहाँ पे पता चल चुका है। a की वैल्यू हम निकालेंगे। हाँ इतना पता है कि बेटा
कि सिंस आपको पता है कि टर्निंग पॉइंट इज लीस्ट, यानी कि ग्राफ का जो शेप बना हुआ है वो यू शेप है, हैप्पी फेस बना हुआ है, तो इतना तो पता है कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन ए की वैल्यू एक्चुअली है क्या, ये नहीं पता मैं यहाँ पे। ठीक है ना बेटा, तो ए अभी हमने अननोन रखा, ए अभी निकालना पड़ेगा हमें। तो एच कॉमा के को इस्तेमाल करें बेटा, तो एच की वैल्यू आपको पता है कि 4 के बराबर है, एच की वैल्यू 4 के बराबर है, एन के इज इक्वल्स टू -5। ठीक है ना बेटा, तो एक्स -4 का होल स्क्वायर एंड देन -5। तो हमने बेटा यहाँ पे पॉइंट क्यू तो समझो इस्तेमाल कर लिया ना। अब हम एक और पॉइंट इस्तेमाल कर लेंगे जो कि इस कर्व पे दिया हुआ है, पॉइंट पी। ठीक है बेटा, वो क्या है, -2, 13। इसको हम इस्तेमाल करके यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे, और वो हमें पता है कि बेटा ए जो आएगा वो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, क्योंकि ग्राफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो लीस्ट है, ग्राफ जो है वो एक यू शेप ग्राफ है। ठीक है बेटा, तो हम ये पॉइंट पी जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। पॉइंट पी आपके पास क्या है, -2, 13 है, यानी कि 13 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय -2 -4 का होल स्क्वायर एंड देन -5, यानी कि 13 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय -6 का होल स्क्वायर एंड देन -5, यानी कि 13 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय 36 एंड देन -5, यानी कि बेटा 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 36 ए, लिहाजा ए की वैल्यू बेटा 18 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगी, यानी कि ए इज इक्वल्स टू हाफ। हमें पहले ही पता था कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो ए की वैल्यू बेटा हाफ के बराबर आ गई। सो वाई इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स -4 का होल स्क्वायर एंड देन -5। अब यहाँ पे बेटा कोई एक्सपेंडेड फॉर्म में ना आंसर छोड़ना कोई कंपलसरी नहीं है, इस फॉर्म में आपने आंसर छोड़ दिया, दैट्स कंप्लीटली फाइन, फुल मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए पार्ट बी के अंदर। ये बात बेटा समझ आ रही है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है बाय यूजिंग द पॉइंट पी। ए पहले अननोन था, हमें पहले नहीं पता था ए क्या है, हम यहाँ पे ए अलग से निकालेंगे और हमने निकाला है। ये बात बेटा क्लियर हो रही है? बताइए जरा जल्दी से, हरी अप हरी अप हरी अप। क्लियर हो रहा है? ऑल्टरनेटिवली बेटा एक काम और भी कर सकते थे, ये तो मैंने चलो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म इस्तेमाल करके ये बात समझा दी, एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ और फिर हम अगला पार्ट देखते हैं। यानी कि यूं समझो बेटा कि आपके पास एक एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, ऐसा ही है। ठीक है ना बेटा, तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या पता है, आपको यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट पता है 4, -5, और एक पॉइंट पता है बेटा -2, 13। तो आप बेसिकली पहले क्या करो, पॉइंट क्यू को इस्तेमाल करो, यानी कि आपने इस तरह लिखा कि -5 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन प्लस सी। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, -5 इज इक्वल्स टू 16 ए प्लस 4 बी प्लस सी। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। और फिर उसके बाद आपको बेटा एक पॉइंट और पता है, वो क्या है, -2, 13। तो वो भी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है ना। यानी कि मैं क्या बोलूंगा बेटा कि आपके पास जो है -2, 13 का पॉइंट है। सो मैं कहूंगा कि 13 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय -2 का होल स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बाय -2 एंड देन प्लस सी। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, 13 इज इक्वल्स टू 4a -2b प्लस सी। सो मैं बेसिकली बेटा क्या कर सकता हूँ कि इन बोथ इक्वेशंस में मैं c को जो है वो सब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो ये 13 -4a प्लस 2b हो गया। ठीक है, ये मैंने जो है वो इस वाली इक्वेशन में c को सब्जेक्ट बना दिया, और इस वाली इक्वेशन में भी c को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो -5 -16a -4b। और मैं बेसिकली बेटा क्या करूंगा, सी को सी के इक्वेट कर दूंगा, सी को सी के इक्वेट कर दें। ये मैं ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ वर्किंग। ठीक है बेटा, विथ ब्लैक पेन, यानी कि 13 -4a प्लस 2b, ठीक है, इज इक्वल्स टू -5 -16a -4b। ठीक है बेटा, तो सब टर्म्स एक तरफ कर देते हैं, यानी कि ए और बी से कनेक्टिंग हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, तो 13 + 5 -4a प्लस 16a प्लस 2b प्लस 4b एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। बेटा 13 + 5 जो है वो 18 हो जाएगा, और 18 + 12a प्लस 6b इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, मतलब यूं समझ लो कि मेरे पास जो है वो ए और बी से कनेक्टिंग एक पहली इक्वेशन बन गई कि 6b + 12a इज इक्वल टू -18। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताइए जल्दी से।
ये भी हमारे पास बी और ए से कनेक्टिंग एक पहली इक्वेशन बनी है। इसके अलावा बेटा और क्या काम कर सकते हैं, सिंस आपको पता है बेटा कि इक्वेशन ऑफ द कर्व आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आप क्या करो, डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लो, मतलब कि ए बी सी अभी अननोन है। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा कि 2 × ए × x⁻² प्लस, जब बी एक्स की बेटा टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बी बन जाएगा, और सी को डिफरेंशिएट करेंगे दिस विल बिकम 0। तो मैं कह सकता हूँ ना कि dy/dx इज इक्वल टू 2ax + b। अब हमें बेटा ये पता है कि कर्व का लीस्ट पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे बेटा आपको पता है अच्छी तरीके से कि dy/dx की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, और पॉइंट क्यू पे बेटा x का कोऑर्डिनेट 4 है। तो मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि dy/dx एट x इज इक्वल टू 4 इज 0। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए, हरी अप रिस्पॉन्स, क्विक क्विक। इस बात में कोई इशू, dy/dx एट x इज इक्वल टू 4 विल बी इक्वल टू 0। तो मैं बेसिकली बेटा क्या करूंगा, ए और बी से कनेक्टिंग एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो पहली इक्वेशन तो मेरे पास आ चुकी है, अब मैं दूसरी इक्वेशन निकाल लूंगा और फिर मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। यानी कि मैं बोलूंगा कि 2a × 4 प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि 8a प्लस बी विल बी इक्वल टू 0। यानी कि b की जगह बेटा -8a लिखा जा सकता है। ये मेरे पास b और a से कनेक्टिंग दूसरी इक्वेशन आ गई। और इक्वेशन नंबर 1 जो मेरे पास आई थी b और a से कनेक्टिंग, इसमें जहां पे b लिखा हुआ है बेटा वहां पे मैं -8a लिख दूंगा। तो ये वर्किंग में कंटिन्यू कर रहा हूँ ब्लू पेन के साथ। 6 × -8a प्लस 12a इज इक्वल टू -18। लिहाजा 6 × -8 क्या हो गया बेटा, ये हो गया -48। तो ये -48a प्लस 12a इज इक्वल टू -18। लिहाजा -48 + 12 बेटा ये क्या हो गया, -36। तो ये -36a इज इक्वल टू -18। a की वैल्यू बेटा -18 डिवाइडेड बाय -36, यानी कि a की वैल्यू बेटा हाफ के बराबर आ गई। ए की वैल्यू जब हाफ के बराबर आ गई तो बी क्या हो जाएगा बेटा, बी इज इक्वल टू -8a है, तो -8a मल्टीप्लाई बाय हाफ, यानी कि बेटा बी की वैल्यू आ गई -4 के बराबर। और जब ए और बी आ गया तो सी की वैल्यू बेटा किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, जो कि सी को आपने जिन दो इक्वेशंस में सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाया था। सो 13 - 4 टाइम्स हाफ एंड देन +2 टाइम्स -4। तो 13 - 4 टाइम्स हाफ एंड देन +2 टाइम्स -4। ठीक है बेटा, तो ये c की वैल्यू 3 के बराबर आ रही है। तो ax² + bx + c की फॉर्म है, ए बी सी बेटा हमने निकाल लिया। तो हमारे पास समझो इक्वेशन ऑफ द कर्व ये हो गई, i इज इक्वल टू ½ x², और फिर उसके बाद -4x + 3। ठीक है ना बेटा। तो कोई सवाल में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म ही निकालो हर हाल में, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म निकालो। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म अगर निकालते तो वो जो मैंने अप्रोच नंबर 1 समझाई पहले, उसके हिसाब से बेटा आंसर ये बन जाता, ½ × x - 4 का होल स्क्वायर एंड देन -5। और इसी को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म को बेटा एक्सपेंड करा देंगे, तो आपके पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। तो चाहे एक्सपेंडेड फॉर्म बता दो या कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बता दो, और चाहे किसी भी तरीके से निकाल लो, इन दो अप्रोचेस में से किसी एक अप्रोच के साथ, इट्स कंप्लीटली फाइन। तो ये मैंने दोनों अप्रोचेस के साथ बेटा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ये बात बेटा क्लियर हो रही है सबको? हरिया बेटा जल्दी से रिस्पॉन्स, क्लियर हो रहा है? ऑल राइट, उसके बाद बेटा आखिरी पार्ट देख लेते हैं, पार्ट सी। ठीक है, ये मैं पार्ट बी की वर्किंग इरेज कर दूं। ठीक है, नहीं कॉपी की तो बता देना, इरेज होने के बाद भी आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन ऑफ द कर्व जो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखी हुई है, इसको मैं आगे इस्तेमाल कर लूंगा, इसको मैं रेज नहीं कर रहा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो पार्ट सी में क्या कह रहा है बेटा, पार्ट सी में कह रहा है, उससे पहले इंफॉर्मेशन है कि द रीजन आर शोन शेडेड इन फिगर 2 जो है, ये क्या करता है, इट आइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड इज बाउंडेड बाय सी एंड एल ओनली। ठीक है, पार्ट सी की रिक्वायरमेंट है कि यूज द इनइक्वालिटीज टू डिफाइन द रीजन आर। ठीक है बेटा, सिलसिला क्या है कि ये जो रीजन आर है बेसिकली, ये क्या है बेटा, इट इज बिलो द कर्व एंड इट इज अबव द लाइन। ठीक है, बिलो द कर्व है एंड अबव द लाइन है। सो पहली इनइक्वालिटी क्या हो गई बेटा, ये जो इक्वेशन ऑफ द कर्व मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में आई है,
मैं इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ, वरना आप चाहो तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो आपने निकाली है ऑल्टरनेटिव अप्रोच से वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब चूंकि बेटा रीजन आर जो है वो कुछ ऐसा है कि वो बिलो द कर्व करता है लाए, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी अगर मैं डिफाइन करूंगा तो मैं कह दूंगा कि y इज लेस देन और इक्वल्स टू हाफ टाइम्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड देन -5। ठीक है बेटा। और सिंस मुझे पता है कि जो रीजन आर है इट इज अबव द लाइन, ठीक है ना बेटा, तो मैं बोलूंगा कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3x + 7। ठीक है। लेकिन एक मसला बेटा यहाँ पे और है। वो मसला क्या है? अब जब मैं कह रहा हूँ कि बिलो द कर्व एंड अबव द लाइन, मतलब मैं बोलूँ कि भाई एक ऐसा रीजन जो कि बिलो द कर्व हो मगर साथ ही साथ इट इज अबव द लाइन, तो बेटा एक इशू अराइज हो जाएगा। वो इशू क्या अराइज होगा कि अगर मैं बोलूँ भाई बिलो द कर्व एंड अबव द लाइन, तो भाई बिलो द कर्व और अबव द लाइन तो रीजन तो ये भी है आपके पास, जो मैं अलग से यहाँ पे ब्लू में शेड कर रहा हूँ। तो ये तो नहीं चाहिए हमें, ऐसा है कि नहीं? बताइए। मैं बोलूँ कि एक रीजन हो जो कि बिलो द कर्व हो बट अबव द लाइन हो, तो बेटा वो तो फिर ये भी हो जाएगा ना जो कि मैं अलग से यहाँ पे ब्लू से शेड कर रहा हूँ पूरा। लेकिन हकीकतन हमें ये वाला रीजन यहाँ पे नहीं चाहिए। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारा जो रीजन आर है वो वही रीजन है जो कि सवाल में एक्चुअली शेड करके दिया हुआ है। तो पता ये चला कि हमें एक और इनइक्वालिटी की सपोर्ट यहाँ पे चाहिए होगी अपना रीजन आर डिफाइन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट पी पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट है ना वहां पे बन जाएगी बेटा एक वर्टिकल लाइन। यानी कि हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारे पास एक और भी इनइक्वालिटी आ गई है। ये पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट पे एक बना दी वर्टिकल लाइन। इस इक्वेशन का नाम है एक्स इज इक्वल टू -2। और हमारी आंखें बता रही हैं बेटा कि वो जो रीजन आर जो है वो इस एक्स इज इक्वल टू -2 की जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है इससे है टूवर्ड्स लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, अपनी आखिरी इनइक्वालिटी इस तरह डिफाइन कर देंगे कि एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू -2। तो जाके हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी। तो तीन इनइक्वालिटीज के जरिए ये रीजन आर डिफाइन हो जाएगा। अगर हम ये तीसरी इनइक्वालिटी मेंशन ना करें तो मसला ये राइज हो जाएगा बेटा, फिर ये वाला रीजन भी इंक्लूड करना पड़ जाएगा। क्योंकि शुरू की जो दो इनइक्वालिटीज हैं बेटा वो ये बताती हैं कि बिलो द कर्व है एंड अबव द लाइन है, जबकि हकीकतन ये जो मैंने अलग से ये ब्लू शेडिंग यहाँ पे की है बेटा ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन नहीं है। ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारा रीजन वही होगा जो कि सवाल में एक्चुअली शेड करके आपको दिया हुआ है। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? तो ये तीन इनइक्वालिटीज के जरिए हमारा रीजन आर जो है वो डिफाइन हो जाएगा। ये बात समझ आती है बेटा? तो इन दिस वे हमारा ये जो है पार्ट सी जो है वो हो गया। और अगेन आई एम सेइंग कि इक्वेशन ऑफ द कर्व के लिए आप कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ठीक है बेटा। अब देखो एक बात हमने जैसे ये सीखी ना कि जब हमारे पास कर्व और लाइन जो है वो बेसिकली जब स्मूथ है तो हम ये वाली इनइक्वालिटी यूज करते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं ऑन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ठीक है ना। अगर इसकी जगह अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज भी यूज कर ली जाए ना बेटा तो भी कोई मसला नहीं है, वैसे मार्क्स भी मिल जाएंगे। मार्किंग स्कीम में जो आंसर लिखे हुए हैं वो बेटा मार्किंग स्कीम में जो आंसर लिखे हुए हैं वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के हिसाब से लिखे हुए हैं, यानी कि वहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। लेकिन एक यूजुअल प्रैक्टिस वही है जिस तरह मैंने आपको कराया। ठीक है ना बेटा। तो करना वैसे उसी तरह चाहिए, लेकिन इस तरह भी अगर आप लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। तीन इनइक्वालिटीज अगर आप इस तरह भी डिफाइन कर दें तो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन, मार्क्स उसमें भी पूरे मिल जाएंगे। ये जो है ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहलाती है। लेकिन एक यूजुअल प्रैक्टिस बेटा यही है कि जब आपके पास कर्व जो है, आपके पास कोई सा भी फंक्शन जो है, कोई सा भी फंक्शन जब आपके पास स्मूथ बना हुआ है वो ब्रोकन नहीं है, तो आप इस तरह की इनइक्वालिटीज यूज करो जिस तरह मैंने यहाँ पे ओरिजिनली की है। ठीक है बेटा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अगर एक इनइक्वालिटी के अंदर आपने स्ट्रिक्ट यूज किया है तो सारी इनइक्वालिटी में स्ट्रिक्ट यूज करो फिर। और अगर एक इनइक्वालिटी के अंदर आपने नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज की है तो सब में आपको नॉन स्ट्रिक्ट ही यूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक इनइक्वालिटी पर आपने स्ट्रिक्ट बता दी और एक आपने नॉन स्ट्रिक्ट बता दी। इस तरह नहीं करना है। यानी कि इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल जो है बेटा वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंटली आपने एक ही तरह की इनइक्वालिटी फिर इस्तेमाल करनी है, आइदर स्ट्रिक्ट और नॉन स्ट्रिक्ट। ठीक है ना बेटा। तो कंप्लीटली या तो एक काम करो आंसर इस तरह बता दो
जिस तरह मैंने ओरिजिनली पहले बताया, वरना कंप्लीटली अपना पूरा आंसर जो है वो इस तरह बता दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये हमने इस पेपर के शुरू के 4 सवाल आज किए हैं, बाकी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल। अल्लाह हाफिज। कुछ पूछे हैं तो बेटा पूछ सकते हैं, कोई स्टेप रिपीट करने की नीड हो तो प्लीज काइंडली बताओ। क्लियर है बेटा? उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सवाल ये कह रहा है, सवाल कह रहा है फिगर 3 शोज द प्लान व्यू ऑफ अ व्यूइंग प्लेटफॉर्म एट अ टूरिस्ट साइट। ठीक है, और कहता है कि द शेप ऑफ द व्यूइंग प्लेटफॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ सेक्टर ABCOA। ठीक है बेटा, ABCOA ये पूरा सेक्टर है। ठीक है, और कहता है कंसिस्ट ऑफ अ सेक्टर ABCOA ऑफ अ सर्कल सेंटर O जॉइंट टू अ ट्राइंगल AOD। ठीक है बेटा, गिवन डैट OA और OC की लेंथ इक्वल है, जो कि 6 मीटर के बराबर है। ऑब्वियसली बिकॉज OA और OC क्या है बेटा, सर्कल के रेडियस हैं, तो वो इक्वल इक्वल होंगे। उनकी लेंथ बताई हुई है कि वो 6 मीटर है। फिर AD जो है बेटा वो 14 मीटर के बराबर है। ठीक है, A से लेकर D तक की लेंथ जो है वो 14 मीटर के बराबर है। OA जो है वो 6 है और OC भी 6 के बराबर है। और फिर कहता है कि एंगल ADC जो है वो 0.43 रेडियंस है। एंगल ADC जो है वो 0.43 रेडियंस है। ठीक है, और फिर उसके बाद कहता है कि एंगल AOD इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, AOD जो है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है। और राइट, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। और OCD जो है बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन है, हमें भी दिख रहा है। ठीक है, सो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है कि फाइंड द साइज ऑफ एंगल AOD इन रेडियंस करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो बेटा सिलसिला क्या है, सिलसिला ये है कि हमें जो है वो 6 मीटर के ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है 0.43। और 14 मीटर के ऑपोजिट जो हमने एंगल निकालना है वो हमारी ये रिक्वायरमेंट है एंगल AOD, जो कि हमें ऑलरेडी बता दिया है कि वो ऑब्ट्यूज है। तो हम यहाँ पे साइन रूल जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि हम कहेंगे कि साइन 0.43 अपॉन 6, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन AOD, साइन AOD अपॉन 14, बिकॉज एंगल AOD के सामने वाली साइड जो है वो 14 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो साइन AOD दिस विल बी इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई बाय साइन 0.43 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि हम कहेंगे कि साइन AOD इज इक्वल्स टू व्हाट। पहले कैलकुलेटर को कन्वर्ट कर दें इन रेडियन मोड, अगर कन्वर्टेड नहीं है तो। So 14 multiplied by sine 0.43 and then divided by 6. So ये वैल्यू आती है बेटा 0.972699 तक लिख लो भले। ठीक है, therefore angle AOD is equals to sine inverse 0.972699। तो एंगल AOD, तो ये जो बेटा अभी वैल्यू आएगी ये एक्यूट आएगी, लेकिन कंडीशन दी हुई है कि एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है। ठीक है ना, तो ये जो भी एंगल आपके पास आएगा ये 1.33659, 1.33659, ये जो है बेटा ये एक एक्यूट एंगल है। लेकिन निकालना हमें क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम पाई, सिंस आपको पता है कि 180 के एंगल को इन रेडियंस हम पाई कहते हैं। तो देयर फॉर एंगल AOD जो कि एक ऑब्ट्यूज एंगल है, दिस विल बी पाई माइनस 1.33659। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ रहा है, पाई माइनस 1.33659, दिस इज सपोज टू बी 1.8050। ठीक है, और देना है करेक्ट टू 3 dp, तो ये 1.805 रेडियंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका पार्ट ए का आंसर हो गया। कोई मसला बेटा स्टेप में, बताइए। कोई स्टेप रिपीट करना है तो प्लीज काइंडली बता दीजिए। उसके बाद बेटा पार्ट बी क्या कहता है, पार्ट बी कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ABC इन मीटर्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है ना बेटा, तो आर्क ABC की लेंथ निकालनी है। ठीक है बेटा, तो ये आर्क लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए ये मेजर एंगल इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि किस तरह आ जाएगा, 2 पाई माइनस 1.8050 करके आ जाएगा। मतलब कि हमें ये मेजर आर्क ABC निकालनी है। ठीक है बेटा, तो आर मल्टीप्लाई बाय थीटा कर देंगे, यानी कि सिंस हमें पता है कि रेडियस जो है बेटा वो 6 मीटर के बराबर है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय एंगल क्या हो जाएगा,
2 पाई माइनस 1.8050। तो 6 completely multiplied by 2 पाई माइनस 1.8050। ठीक है बेटा, ये आ रहा है 26.8691, 26.8691। और रिक्वायरमेंट क्या है, करेक्ट टू 1 DP। तो फिर वो बता देंगे 26.9 मीटर विल बी द आर्क लेंथ। इज दिस क्लियर बेटा? एन इशू विद दिस? दिस इज द आर्क लेंथ ABC। ठीक है, तो ये आपका पार्ट बी हो गया। उसके बाद जो है बेटा पार्ट सी का कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द व्यूइंग प्लेटफॉर्म इन मीटर स्क्वायर करेक्ट टू 1 DP। ठीक है ना, हमें जो है वो टोटल एरिया निकालना है। यानी कि जो पूरा फिगर आपको बना के दिया हुआ है ना, यहाँ पे पूरा शेप जो बना के दिया हुआ है, इस पूरे का एरिया निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पार्ट सी की वर्किंग बेटा मैं यहाँ पे टॉप पे कर रहा हूँ विद ग्रीन पेन। ठीक है ना, यानी कि अगर आपने एरिया ऑफ दिस व्यूइंग प्लेटफॉर्म पूरा निकालना है, एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म अगर आपने निकालना है, तो बेसिकली क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, और वो जो सेक्टर है उसका नाम क्या है पूरा, ABCOA, ABCOA। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। ठीक है बेटा, तो पहले जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो हाफ मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा, वो जो क्या है आपके पास जो है पूरा एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस 1.8050। बिकॉज आपने क्या करना है, इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है ना बेटा, तो वो एंगल भी ये वाला चाहिए होगा, 2 पाई माइनस 1.8050। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई माइनस 1.8050 प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOD। जब आप निकालने जाएंगे तो बेसिकली क्या यूज कर लेंगे, आप जो है वो साइन रूल इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आप क्या करोगे, आपको बेटा ये C से लेके D तक की तो नहीं पता लेंथ, तो जाके आप OD निकाल लो। ठीक है ना, तो आपने बेसिकली क्या करना होगा, ये वाला एंगल निकालना होगा, एंगल A, यानी कि जिसको मैंने ग्रीन में मार्क किया जस्ट अभी, OAD का एंगल आपको निकालना होगा। ठीक है ना बेटा, तो ये OAD का एंगल क्या हो जाएगा, कि सिंस आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल्स टू 180, स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अबाउट द रेडियन मोड। ठीक है ना, तो OAD एंगल क्या हो जाएगा कि पाई में से ये दो एंगल सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि पाई माइनस 0.43 माइनस 1.8050। ठीक है बेटा, तो ये एंगल OAD कितना हो गया, ये आपके पास हो जाएगा पाई माइनस 0.43 माइनस 1.8050। तो ये वैल्यू आ रही है 0.90659। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं साइन रूल यूज कर लूंगा, हाफ इंटू AB इंटू साइन C, यानी कि हाफ इंटू 6 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय साइन इंक्लूडेड एंगल, यानी कि 6 और 14 के बीच में जो एंगल आया है वो क्या आया हमारे पास, 0.90659। तो साइन 0.90659। ठीक है बेटा, तो ये दो एरियाज पहले निकाल लें और फिर इनको आपस में ऐड कर दें, यानी कि 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई माइनस 1.8050। ठीक है, ये आ रहा है 80.6073, 80.6073 प्लस जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOD है, यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAD है, वो क्या आ रहा है 14 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 0.90659। तो ये आ रहा है 33.07106। तो मैं 33.0711 तक ले लेता हूँ। ठीक है, तो 80.6073 प्लस 33.0711, ये आपके पास आ रहा है 113.6784। ये एरिया है, तो मीटर स्क्वायर। और फिर आप आखिरी स्टेप में जो है वो करेक्ट टू 1 DB बता दें एज पर द रिक्वायरमेंट, 113.7 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास है एरिया ऑफ द व्यूइंग प्लेटफॉर्म। ये बात समझ आ रही है बेटा? कोई मसला यहाँ तक, कोई स्टेप रिपीट करने की नहीं तो प्लीज काइंडली बताएं। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है, कह रहा है पार्ट ए कहता है कि स्केच द कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल्स टू माइनस k ओवर x where k is greater than 0 and x is not equal to 0। ठीक है ना बेटा, ऑब्वियसली x एक्सिस और y एक्सिस जो है बोथ विल बी द एसिम्प्टोट्स इन दिस इक्वेशन।
ठीक है बेटा, तो पार्ट ए में हमने ये ग्राफ स्केच करना है। सो यहाँ मैंने सबसे पहले बनाया एक्स एक्सिस और फिर द वाई एक्सिस। और सिंस बेटा आपको पता है कि k इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, लेकिन फंक्शन क्या है बेटा, -k/x का है। यानी कि जब x की वैल्यूज बेटा जब ग्रेटर देन जीरो हैं तो आउटपुट ऑफ द फंक्शन विल बी लेस देन जीरो। ठीक है, और जब x की वैल्यूज आर लेस देन जीरो तो आउटपुट ऑफ द फंक्शन विल बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना बेटा, बड़ी कोई ऑब्वियस सी बात है। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस विल बी द एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मार्क किया एक्स एक्सिस, यहाँ पे मार्क कर दिया ओरिजिन, और यहाँ पे मार्क कर दिया वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हमने साथ में इक्वेशन ऑफ द कर्व भी मेंशन कर दी। ठीक है, ये आपकी पार्ट एक रिक्वायरमेंट हो गई। इस टाइप तक बेटा कोई इशू बताइए, सिंपल है ये। उसके बाद पार्ट बी क्या कहता है, पार्ट बी कहता है ऑन अ सेपरेट डायग्राम sketch the curve with equation y is equals to -k/x+k where k is greater than 0। ठीक है ना बेटा, सेम वही कंडीशन है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। और साथ ही साथ बेटा रिक्वायरमेंट ये है कि stating the coordinates of the point of intersection with the x-axis and in terms of k the equation of the horizontal asymptote। ठीक है ना बेटा, ये साथ ही साथ ये रिक्वायरमेंट भी है। सिलसिला कुछ ऐसा है बेटा कि लेट्स से अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन को रख दूं एफ एक्स इज इक्वल टू -k/x, मतलब कि पार्ट ए में जो ग्राफ हमने एक्चुअली स्केच किया है। तो अब अगर मैंने पार्ट बी का ग्राफ स्केच करना है, मैं क्या कहूंगा कि एफ एक्स इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड ऑनटू एफ एक्स एंड देन प्लस के। तो इसका मतलब ये है कि बेटा वंस एक फंक्शन एफ एक्स का मैंने लिख दिया, उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म के ऐड हो रही है। ठीक है ना बेटा, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ ट्रांसलेशन बाय द कॉलम वेक्टर 0 के। ठीक है बेटा, और सिंस आपको पता है कि k जो है वो आफ्टर द फंक्शन ऐड हो रहा है, और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग k की कंडीशन क्या है बेटा, k इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो वो ट्रांसलेशन जो है वो ऊपर की तरफ होगी बाय k यूनिट्स। ठीक है ना बेटा, तो ओरिजिनली अभी जो यहाँ पे आपको पार्ट ए के ग्राफ में एक्स एक्सिस जो एसिम्प्टोट दिख रहा है बेटा, तो अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बाय k यूनिट्स। इस पार्ट भी अगर आप बेटा मैं अगले पेज पे स्केच कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले एक्स एक्सिस बनाया, फिर मैंने बनाया वाई एक्सिस, यहाँ पे मार्क कर दिया एक्स एक्सिस, ओरिजिन एंड द वाई एक्सिस। और सिलसिला बेटा ये है कि आपके पास एसिम्प्टोट जो है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऊपर की तरफ के यूनिट्स के साथ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि पार्ट ए का जो फंक्शन था उसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वाज एक्स एक्सिस की लाइन। एक्स एक्सिस की लाइन का मतलब है कि y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा, तो अब क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी जो है वो k यूनिट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट विल बी नाउ y इज इक्वल टू k। ठीक है ना बेटा, तो ये जो है वो इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट हो जाएगी। ठीक है बेटा, और पार्ट ए का जो फंक्शन आपने स्केच किया था वो बेसिकली k यूनिट्स ऊपर की तरफ ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा, और साथ ही साथ बेटा वी नीड टू मेंशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस एज वेल। ठीक है ना बेटा, तो एट एक्स एक्सिस आउटपुट ऑफ द फंक्शन विल बी केप्ट इक्वल टू 0। तो मैं कहूंगा कि 0 इज इक्वल टू -k/x एंड देन प्लस के, यानी कि k/x विल बी इक्वल टू k। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू k/k, यानी कि x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा इसके 1, 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस। इस तरह हमने पार्ट बी का ग्राफ जो है बेटा यहाँ पे स्केच कर दिया। कोई मसला बेटा यहाँ तक, कोई स्टेप रिपीट करने की नीड है तो प्लीज काइंडली बताएं। उसके बाद जो है बेटा हमारे पास पार्ट सी है। पार्ट सी कहता है कि फाइंड द रेंज ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के for which the curve with equation y is equals to -k/x plus k where k is greater than 0 where x is not equal to 0। ठीक है बेटा, तो बेसिकली क्या है कि ये जो कर्व की इक्वेशन आपको दी हुई है, ना तो ये इस लाइन की इक्वेशन को ना ही करता हो टच और ना ही करता हो इंटरसेक्ट। ठीक है ना बेटा, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ऑफ अ लीनियर फंक्शन विद अ नॉन लीनियर फंक्शन। ठीक है ना बेटा, तो हम इक्वेशंस ऑफ द कर्व्स को आपस में इक्वेट करेंगे विद ईच अदर, और फिर उसको किस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, ax² + bx + c की फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। और कंडीशन फिर हमारे पास बेटा ये होगी कि रूट्स आर नॉट रियल।
ठीक है बेटा, इस कंडीशन के तहत हमने इनइक्वालिटी जो है वो सॉल्व करनी है। यानी कि बेसिकली जब आप एक लीनियर इक्वेशन को नॉन लीनियर इक्वेशन के इक्वेट करोगे, ठीक है ना, तो वी विल प्रोड्यूस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगी, विच इज इक्वल टू जीरो। और फिर उसमें कंडीशन हमारे पास ये होगी कि रूट्स आर नॉट रियल, तो उसमें हम ए बी सी आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर हम ये कंडीशन रख देंगे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। ठीक है ना बेटा। तो हमने बेसिकली क्या करना है, इस नॉन लीनियर फंक्शन को जो है वो लीनियर फंक्शन के इक्वेट कर देना है। ठीक है बेटा। सो हमने ये एक दूसरे के इक्वेट कर दिया पहले, फिर उसके बाद जो है वो टर्म्स को पहले एक तरफ कर दें, यानी कि पहले मैं बोलूंगा माइनस के ओवर एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर एंड देन माइनस के, मतलब कि मैं कहूंगा कि माइनस के इज इक्वल टू एक्स इज कम्प्लीटली मल्टीप्लाइड बाय थ्री एक्स प्लस फोर माइनस के, यानी कि माइनस के इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस के एक्स। ठीक है ना बेटा। फिर सब टर्म्स एक तरफ कर दें, तो आपके पास हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस के एक्स प्लस के एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। लिहाजा मैं बेटा क्या करूंगा, पॉजिटिव एक्स को कॉमन लूंगा, सिंस मुझे दिख रहा है कि एक्स से रिलेटेड मेरे पास दो टर्म्स हैं। सो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेकिंग एक्स इज कॉमन मल्टीप्लाइड बाय फोर माइनस के एंड देन प्लस के एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना बेटा। सो वी कैन मेक अ कंपैरिजन विद द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। So therefore we can identify that a is equals to 3, b is equals to 4 minus k and c is equals to k. So अब हमारे पास बेटा कंडीशन ये है कि कर्व और लाइन जो है वो एक दूसरे को ना ही करते हैं टच, ना ही करते हैं इंटरसेक्ट, यानी कि रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि हम कह देंगे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। ठीक है ना बेटा। यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया कि फोर माइनस के का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स थ्री टाइम्स के एंड दिस होल थिंग इज लेस देन जीरो। ठीक है। यानी कि एक्सपेंशन करा दें और टर्म्स को सिंप्लीफाई कराएं तो यू विल ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ के। ठीक है ना बेटा। तो फोर माइनस के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये सिक्सटीन माइनस टू टाइम्स फोर टाइम्स के, तो ये सिक्सटीन माइनस एट के प्लस के स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स थ्री टाइम्स के, यानी कि माइनस ट्वेल्व के एंड दिस होल थिंग इज लेस देन जीरो। ठीक है ना बेटा। तो अब मैं जो है वो टर्म्स को सिंप्लीफाई करा दूंगा सो दैट आई कैन ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ के, यानी कि के स्क्वायर फिर उसके बाद माइनस ट्वेंटी के प्लस सिक्सटीन एंड दिस होल थिंग इज लेस देन जीरो। तो अब बेटा यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो फैक्टराइजेशन हो नहीं सकेगी, तो हमें ये इनइक्वालिटी जो है वो सर्च फॉर्म में जो है वो हमारा आंसर आएगा। तो या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म यूज कर लो या फिर यू कैन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं दो मिनट के लिए इनइक्वालिटी के साइन को भूल जाऊंगा और के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी के प्लस सिक्सटीन इसको इक्वेट कर दूंगा विद जीरो। तो अब हम बेटा निकाल लेंगे द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ के। ठीक है। यानी कि के इज इक्वल टू माइनस माइनस ट्वेंटी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई ए। ठीक है बेटा। तो बी की जगह माइनस ट्वेंटी है, ए की जगह वन है और सी की जगह जो है वो सिक्सटीन है, कम्प्लीटली ओवर टू टाइम्स वन। ठीक है बेटा। तो इसकी वर्किंग में टॉप पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये मैं पार्ट ए का ग्राफ जो है यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है। सो हमारे पास है के इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ व्हाट बेटा, अंडर रूट में क्या आ रहा है, माइनस ट्वेंटी का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स वन टाइम सिक्सटीन, अंडर रूट में आपके पास आ रहा है थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स। ठीक है। एंड देन कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई टू। सो बेटा अंडर रूट ऑफ थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ये होती है फोर रूट ट्वेंटी वन। तो के इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस माइनस फोर रूट ट्वेंटी वन कम्प्लीटली ओवर टू। और फिर मैं क्या करूंगा बेटा, मैं जो है वो सिंप्लीफिकेशन करा दूंगा, यानी कि मैं टू को फैक्टर आउट कर दूंगा। ठीक है। तो टू को मैंने यहाँ पे फैक्टर आउट कर दिया, तो ऊपर नीचे टू जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और के की बेटा हमारे पास ये क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। ठीक है ना बेटा। इनको मैंने अलग अलग करके यहाँ पे लिख दिया। सो सिलसिला क्या है बेटा, सिलसिला ये है कि आप पुट करके देख सकते हो और कैलकुलेटर बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे
स्केच बना दूंगा ऑफ द कर्व। ठीक है, सो के की वैल्यू मैंने एक यहाँ पे लिख दी। ठीक है, और के की एक वैल्यू समझो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दी। और सिंस हमें दिख रहा है बेटा कि के स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन जीरो, लिहाजा यू शेप वाला ग्राफ बनेगा, यानी कि टर्निंग पॉइंट विल बी लीस्ट। ठीक है बेटा, हैप्पी फेस वाला ग्राफ बनेगा। और चूंकि बेटा इनइक्वालिटी क्या है, इट इज लेस देन जीरो। ठीक है बेटा, तो अंडर द के एक्सिस यानी कि अंडर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो रीजन आपका शेड होगा। सो हमारी आंखें, हमारी शेडिंग, हमारी ऑब्जर्वेशन बताती है बेटा कि के की फिर इनइक्वालिटी कुछ इस तरह लिख दी जाएगी। ठीक है, आई होप इस पॉइंट तक बेटा कोई मसला नहीं। अगर कोई इशू है तो प्लीज काइंडली बताएं, कोई स्टेप रिपीट करना है तो प्लीज काइंडली बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बेटा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है, कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3 √x - 5 where x is greater than 0। ठीक है, सो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 9, इसको हमने सॉल्व करना है। इसका मतलब 2x - 3 √x - 5 इज इक्वल टू 9, यानी कि सब टर्म्स पहले एक तरफ कर दें तो ये 2x - 3 √x - 5 - 9 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। यानी कि बेटा 2x - 3 √x - 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये क्या आ गई है, एक ऐसी इक्वेशन जो कि एक्चुअली तो क्वाड्रेटिक है नहीं, लेकिन उसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि वी हैव ऑब्टेन्ड अ डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है ना बेटा, तो मैं लेट से यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन ले लूंगा। लेट से मैंने बोला t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एक्स के अलावा कोई सा भी और वेरिएबल आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है ना बेटा, तो हमने सवाल को अपने लिए आसान बनाने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन ले ली कि t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। तो जब मैं होल स्क्वायरिंग करूंगा ऑन बोथ साइड्स तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अंडर रूट एक्स की जगह जब मैं टी रखूंगा तो एक्स की जगह जो है बेटा वो टी स्क्वायर आ जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं बेटा? बताइए रिस्पॉन्स जल्दी, हरी अप। ठीक है, तो बेटा ये कुछ ऐसा हो गया कि 2t² - 3t - 14 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और पहले इन टर्म्स ऑफ टी हम यहाँ पे सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो 2 × 14 होता है 28। ये साइन बताती है कि फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये साइन बताती है के सब्ट्रैक्शन करने के बाद बीच में आना चाहिए -3। तो 2t² + 4t - 70 - 14 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे कहेंगे टेकिंग 2t एस कॉमन मल्टीप्लाई बाय t + 2, टेकिंग -7 एस कॉमन मल्टीप्लाइड बाय t + 2 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। इस बात की अलामत किया कि फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। t + 2 और t + 2 का फैक्टर बेटा एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है। ठीक है ना बेटा, तो फुली फैक्टराइज फॉर्म इन टर्म्स ऑफ t क्या हो जाएगी, t + 2 मल्टीप्लाइड बाय 2t - 7 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, एक एक करके वी विल इक्वेट बोथ फैक्टर्स विद 0। तो t + 2 को इक्वेट किया विद 0 तो t की वैल्यू आ रही है -2, और 2t - 7 को बेटा जब इक्वेट किया विद 0 तो t की वैल्यू आ रही है 3.5, यानी कि फ्रैक्शन में बोले तो 7/2। तो सिलसिला क्या है बेटा, हमने जो है सब्स्टिट्यूशन तो अपनी तरफ से ली है, सवाल में तो कहीं थी नहीं। ठीक है ना, तो एक्चुअली ये जो टी की वैल्यूज आई हैं ये क्या है बेटा, अंडर रूट एक्स की वैल्यूज हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन ली थी कि जहाँ पे अंडर रूट एक्स होगा वहां पे टी आ जाएगा। ठीक है, तो यूं समझो कि अंडर रूट एक्स की एक वैल्यू आ रही है -2 और अंडर रूट एक्स की एक वैल्यू आ रही है 7/2। ठीक है बेटा, अब आप जब ये इक्वेशन सॉल्व करने जाएंगे मजीद और x की वैल्यू निकालेंगे तो बेसिकली जब होल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे यहाँ पे बेटा, तो ये तो x = 4 हो जाएगा, लेकिन ये एक एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा। इस बात को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन द चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक्स। ठीक है ना बेटा, तो ये एक एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा रूट हो जाएगा। मतलब कि अंडर रूट एक्स, कोई इंसान आपसे बोले यार इक्वेशन सॉल्व करो अंडर रूट एक्स इक्वल टू -2, तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा, इसका मतलब एक तरफ जो है आपके पास अंडर रूट एक्स का ग्राफ है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होकर कुछ इस तरह बनता है। ये बात मैंने एक्सप्लेन भी की हुई है आप लोगों को पहले। ठीक है बेटा, और एक तरफ आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ऑफ -2। तो हमारी आंखें बता रही हैं बेटा इन दो के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, इन दो फंक्शंस के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू -2
टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, एक्स की वैल्यू 4 आएगी लेकिन वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 4 को अगर आप सीधा वापसी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे ना, तो ये एक इनवैलिड रूट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, यानी कि दिस विल बी इनवैलिड, दिस विल बी रिजेक्टेड। तो ये सिंपली आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि दिस विल बी रिजेक्टेड, दिस विल बी इग्नोर्ड। ठीक है ना, बिकॉज ये एक एक्सट्रेनियस रूट है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही ये तरीका है कि अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7/2। So taking whole square on both sides, x will be equals to 7/2 का whole square, यानी कि x will be equals to 49/4। So ये आपका आंसर हो जाएगा टू पार्ट ए, x is equals to 49/4 is your answer। इस बात में बेटा कोई इशू बताइए प्लीज, कोई स्टेप रिपीट करने की नीड है तो प्लीज काइंडली बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। उसके बाद जो है बेटा पार्ट बी है। पार्ट बी में कहता है सॉल्व द इक्वेशन f डैश डैश x इज इक्वल टू 6। सो इसका मतलब ये है कि बेटा एफ एक्स से फंक्शन को दो मरतबा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास एफ डैश डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, यानी कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स से फंक्शन को पहले मैं क्या करूंगा, हर टर्म को ए मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू द पावर एन की फॉर्म में लिख दूंगा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3 टाइम्स एक्स रेज टू द पावर हाफ एंड देन -5। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 2x को बेटा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू द पावर हाफ -1। ठीक है ना बेटा, और फिर जब कांस्टेंट टर्म को जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे सो दिस विल बिकम 0। तो हम कहेंगे कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 - 3/2 टाइम्स एक्स रेज टू द पावर ऑफ -हाफ। ठीक है ना बेटा, अब आपने क्या करना है, एफ डैश एक्स आपके पास आ गया है, अब आपने एफ डैश डैश एक्स निकालना है, यानी कि एफ डैश एक्स के फंक्शन को एक बार मजीद डिफरेंशिएट करना है। ठीक है बेटा, तो टू की जो कांस्टेंट टर्म है इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे दिस विल बिकम 0, और फिर उसके बाद -3/2 मल्टीप्लाई बाय -हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू द पावर -हाफ -1। ठीक है ना बेटा, तो ये एफ डैश डैश एक्स का फंक्शन जो है वो आपके पास हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू द पावर ऑफ -3/2। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, इस स्टेप तक कोई इशू बताइए प्लीज। सो अब हमने बेटा क्या करना है कि एफ डैश डैश एक्स को इक्वेट कर देना है विद 6। ठीक है ना, यानी कि हमने बेसिकली ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू द पावर -3/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, तो इसकी वर्किंग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ टॉप पे विथ ग्रीन पेन। यानी कि बेटा आप क्या करोगे, जब x की पावर -3/2 को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दोगे सो दिस विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3। सो x रेज टू द पावर -3/2 विल बी इक्वल टू 8। अब मैंने बेटा क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि मैंने x की पावर 1 को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है। तो ये जो पावर मुझे -3/2 दिख रही है, ये पावर कब बनेगी 1, जब मैं एक स्टेप परफॉर्म कराऊंगा, टेक पावर -2/3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, मैंने एक स्टेप परफॉर्म करा दिया है कि टेक पावर -2/3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि x रेज टू द पावर -3/2 इज रेज टू द पावर -2/3 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर -2/3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, और ये माइनस की साइन आपस में मल्टीप्लाई होके खत्म हो गई। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ कि x विल बी इक्वल टू 8 इज रेज टू द पावर -2/3। ठीक है ना बेटा, तो 8 की पावर -2/3, so x will be equals to 1/4। this is supposed to be your final answer। इस बात में मेरा कोई इशू बताइए प्लीज, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमने कर लिया पार्ट बी, कोई स्टेप रिपीट करने की नीड है तो प्लीज काइंडली बता सकते हैं। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है, कह रहा है कि फिगर 4 shows a sketch of part of the curve C with equation y is equals to fx where fx is equals to 3x minus 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x minus 4। पार्ट ए कहता है कि reduce the values of x for which fx is greater than 0। हमने बेटा यहाँ पे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है कि fx is greater than 0। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे,
वो पार्ट ऑफ द ग्राफ देखेंगे जो कि एक्स एक्सिस से ऊपर करते लाई। सिंस आपको पता है बेटा कि यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 2/3 होगा एक रिपीटेड रूट, ठीक है, और एक्स इज इक्वल्स टू 4 विल बी अ डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है ना। तो सिलसिला क्या है कि वो रीजन फॉर विच एफ एक्स जो है वो अबव द एक्स एक्सिस है, तो बेटा वो इनइक्वालिटी हो जाएगी कि एक्स इज ग्रेटर देन 4, एज सिंपल एज दैट। एक मार्क आपको ये इनइक्वालिटी लिखने का मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी क्या कह रहा है बेटा? पार्ट बी कह रहा है कि एक्सपेंड एफ एक्स, इस फॉर्म में आपने इसको एक्सपेंड करना है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेर ए बी सी एंड डी आर इंटीजर्स टू बी फाउंड, ठीक है ना बेटा। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x - 4 है। तो पहले आप 3x - 2 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करा दीजिए। तो एफ एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह लिख देंगे 3x, ठीक है बेटा, जहाँ पे b है वहाँ पे 2 लिख देंगे, एंड दिस होल थिंग इज कम्प्लीटली मल्टीप्लाइड बाय x - 4। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद -2 टाइम्स 3 टाइम्स 2, ये हो जाएगा -12x। फिर उसके बाद +4, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है विथ x - 4। तो एक एक करके बेटा टर्म्स को एक्सपेंड कर देंगे। जब बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, व्हेन टू ब्रैकेट्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड टुगेदर, सो रूल क्या होता है बेटा, ईच टर्म इन द फर्स्ट ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड बाय ईच टर्म इन द सेकंड ब्रैकेट, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह करा के हमने एक्सपेंशन करा देनी है, एज सिंपल एज दैट। फिर हो जाएगा -36x² फिर उसके बाद -12x × x, यानी कि -12x²। फिर उसके बाद -12x × -4, तो ये 48x। फिर उसके बाद 4 × x, तो ये +4x। और फिर उसके बाद 4 टाइम्स -4, तो ये -16 हो गया। और फिर टर्म को सिंप्लीफाई करा दें, ठीक है, जहाँ तक हो सकती हैं। तो क्यूबिक टर्म हमारे पास सिर्फ एक ही है, ठीक है बेटा। x² वाली टर्म्स दो हैं, उनको सिंप्लीफाई करा देंगे, -48x²। फिर उसके बाद x वाली टर्म्स भी दो हैं, वो सिंप्लीफाई करा दी, 52x हो गया, एंड देन -16। तो हमने बेसिकली बेटा क्या किया, एफ एक्स को जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में निकाल लिया, और इसको हम इस फॉर्म में लेकर आ गए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। therefore a is equals to 9, b is equals to -48, c is equals to 52, and d is equals to -16। ऑल राइट। उसके बाद बेटा क्या कह रहा है, उसके बाद जो है पार्ट सी से पहले कुछ इंफॉर्मेशन है कि द लाइन एल ऑल्सो शोन इन फिगर 4 passes through the y intercept of the curve, यानी कि कर्व का नाम जो है वो c है, एंड इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है ना बेटा। और फिर कहता है कि द लाइन L cuts the curve again at points P and Q also shown in figure 4। और पार्ट सी की रिक्वायरमेंट है कि यूजिंग अलजेब्रा एंड शोइंग योर वर्किंग फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन पी क्यू, और आंसर आपने लिखना है इन द फॉर्म ऑफ k√3 वेयर k इज अ कांस्टेंट टू बी फाउंड, ठीक है ना बेटा। तो सिलसिला क्या है, सिलसिला कुछ ऐसा है कि आप बेसिकली ये जो एल की जो यहाँ पे बनी हुई लाइन, इसको अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है बेटा, तो एक तो इंटरसेप्ट ये है, एक पी है, और एक क्यू है, ठीक है ना बेटा। यानी कि तीन जो है वो इंटरसेक्शन है बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। तो सिलसिला कुछ ऐसा है बेटा कि कर्व का जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है, यानी कि द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द कर्व, वो भी यही पॉइंट है। तो हमारे पास जो एक्सपेंडेड फॉर्म में जो है वो एफ एक्स की इक्वेशन आ गई है, उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, एक्स की जगह रख देंगे 0, ठीक है ना बेटा। जब एक्स की जगह रखोगे 0, तो आउटपुट ऑफ द फंक्शन विल बी -16, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन एल आपके पास है, इसकी इक्वेशन है आई इज इक्वल्स टू -16। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या कर देना है, एफ एक्स के फंक्शन को ना इक्वेट कर देना है विद -16। एफ एक्स के फंक्शन को हम इक्वेट कर देंगे -16 से, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। और एक रूट तो फिर एफ एक्स इज इक्वल टू -16 का आएगा, एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि हमें ऑलरेडी पता है,
ठीक है ना बेटा। हमारा इंटरेस्ट जो है वो पी और क्यू निकालने में है, यानी कि पी और क्यू के जब आप एक्स कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो उनके बीच में आपने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेना है, एज सिंपल एज दैट। और आंसर आपके पास बेटा k√3 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो एफ एक्स के फंक्शन को हम इक्वेट कर देंगे विथ -16। ठीक है बेटा। तो एक एक करके टर्म्स लिखते हैं एफ एक्स फंक्शन की, और इस पूरे फंक्शन को इक्वेट कर दिया विद -16। सो एज वी कैन सी दैट के बेटा -16 और -16 कैंसिल आउट हो जाएंगे। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि 9x³ -48x² प्लस 52x एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यानी कि टेकिंग एक्सेस कॉमन मल्टीप्लाइड बाय 9x² -48x प्लस 52 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद ये हो गया कि एक तो आपने क्या किया कि x को इक्वेट कर दिया विद 0, तो वो तो आपको ऑलरेडी पता है। दूसरा ये है कि आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच रही है अंदर बेटा इनसाइड द ब्रैकेट, इसको भी आप इक्वेट करेंगे विद 0 और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी वर्किंग मैं टॉप पे कंटिन्यू कर रहा हूँ विथ ब्लैक पेन। ठीक है ना बेटा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और सीधा मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस -48 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -48 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स AC, यानी कि 4 टाइम्स 9 टाइम्स 52 एंड देन कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 9। ठीक हो गया। यानी कि x इज इक्वल्स टू 48 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट में बेटा क्या आ रहा है देख लीजिए जरा, -48 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 9 टाइम्स 52, तो बेटा अंडर रूट में आ रहा है 432। ठीक है ना, एंड देन कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 18, यानी कि x इज इक्वल्स टू 48 प्लस माइनस पे अंडर रूट ऑफ 432 जो है वो सिंप्लीफाइड सेट फॉर्म में आता है 12√3। ठीक है ना बेटा, एंड देन कम्प्लीटली ओवर 18 हो गया। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल्स टू व्हाट, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो है वो ऊपर नीचे सिंप्लीफिकेशंस करा सकता हूँ। तो अगर मैं कॉमन ले लूँ 12 को इन द न्यूमरेटर, तो अंदर बचेगा मेरे पास 4 प्लस माइनस √3 एंड दिस इज कम्प्लीटली ओवर 18। तो बेटा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा 2/3। तो ये x इज इक्वल्स टू 2/3 कम्प्लीटली मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है ना बेटा। तो मैं इस तरह भी ले सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 8/3 प्लस माइनस 2/3 टाइम्स अंडर रूट 3, मतलब कि 2/3 इंटू अंडर रूट 3। ये मेरे दो रूट्स आ गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से जो छोटी वैल्यू होगी वो p का x कोऑर्डिनेट होगा और इसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो q का x कोऑर्डिनेट होगा। यूं समझो कि p के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए, मैं पूरे पूरे कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, यानी कि 8/3 -2/3 इंटू अंडर रूट 3 कॉमा -16, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास 8/3 प्लस 2/3 इंटू अंडर रूट 3 कॉमा -16। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए, बड़ी कुछ सिंपल सी बात है, कोई स्टेप रिपीट करना है यहाँ तक। तो यूं समझो बेटा कि ये जो पी क्यू की आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, आपने समझो इसकी निकाल लेनी है लेंथ। तो आपसे बेटा क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज का निकाल लेंगे डिफरेंस। ठीक है ना, यानी कि हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। तो ये मैं टॉप पे वर्किंग कंटिन्यू कर रहा हूँ विद ग्रीन पेन, यानी कि q का x कोऑर्डिनेट माइनस p का x कोऑर्डिनेट, यानी कि 8/3 प्लस 2/3 इंटू अंडर रूट 3, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 8/3 -2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है बेटा, यानी कि एक्सपेंड जब करा देंगे तो 8/3 प्लस 2/3 इंटू अंडर रूट 3 -8/3 प्लस 2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। तो ये 8/3 और -8/3 बेटा कैंसिल आउट हो गए, और बाकी ये दो जो टर्म्स हैं जो कि सर्ड फॉर्म में है ये सिंप्लीफाई होके 4/3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हो टेकिंग अंडर रूट 3 एज कॉमन मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 2/3, यानी कि ये 4/3 इज मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3। तो हम आंसर बिल्कुल किस फॉर्म में लेकर आ गए बेटा, एज पर द रिक्वायरमेंट k√3 की फॉर्म में, वेर k इज अ कांस्टेंट टू बी फाउंड। ठीक है ना, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 4/3। इन दिस वे हमने पार्ट सी सॉल्व कर लिया। कोई मसला बेटा यहाँ तक, कोई स्टेप रिपीट करना है तो प्लीज काइंडली बता सकते हैं।
ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पार्ट 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 3x+2 का होल स्क्वायर completely over 4 root x with respect to x where x is greater than 0, और आंसर आपने देना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना बेटा, ये पार्ट 1 है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3x+2 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करा देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन बेटा किस चीज़ की हो रही है। पहले आपने 3x+2 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कराया, a² प्लस 2ab प्लस b² कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 रूट x है। ठीक है बेटा, यानी कि a की जगह मैंने 3x लिख दिया, और जहाँ पे b है वहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक हो गया बेटा। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक इंटीग्रल का साइन भी आएगा और ये dx भी लिखेंगे। ठीक है ना बेटा, ये सारी बेसिक बातें हम अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा पहला मकसद क्या है बेटा, पहला मकसद ये है, पहला इंटेंशन ये है कि हर टर्म जो है वो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू द पावर ऑफ n की फॉर्म में आ जाए। ठीक है बेटा, तो एक्सपेंशन करा के पहले जो है वो सिंप्लीफाइड टर्म्स लिख दी इन द न्यूमरेटर। तो ये 2 × 3 जो है 6 और 6, ये हो गया 12x। ठीक है, एंड देन प्लस 4 कंप्लीटली ओवर 4 रूट x की जगह मैं लिख दूंगा 4x⁻²। ठीक है बेटा, और अभी तक इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं की है तो इंटीग्रल का साइन भी बनेगा, dx भी लिखेंगे। और अभी x प्लस पावर एज अ सिंगल फ्रैक्शन, अलग अलग फ्रैक्शंस करके हम लिख देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फिर अगले स्टेप में जो है वो इंडाइसिस के लॉज जो है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना बेटा, इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि पहले मैं इंडाइसिस के लॉज जो है वो अप्लाई करूंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे x⁻² - ½ है। ठीक है, और मैं साथ ही साथ टर्म्स को सिंप्लीफाई भी कराता जा रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा x⁻1 - ½ और ये 4 कैंसिल आउट, और यहाँ पे आ जाएगा x⁻⁻⁻²। ये पूरी एक्सप्रेशन अभी इंटीग्रेट करेंगे अगले स्टेप में, तो यहाँ पे dx भी लिखेंगे और इंटीग्रल का साइन भी आएगा। ठीक है, और अब फाइनली हर टर्म जो है वो a मल्टीप्लाई बाय x⁻n की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है ना बेटा, तो 2 - ½ क्या होता है 1.5, यानी कि फ्रैक्शन में बोले तो 3/2, और फिर उसके बाद 3 टाइम्स x⁻1 में से बेटा आप हाफ निकालोगे तो आपके पास हाफ बचता है, तो 3x⁻½ और फिर x⁻⁻⁻²। ये पूरी एक्सप्रेशन अगले स्टेप में अब इंटीग्रेट होगी। तो अब इंटीग्रेशन का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो पहले कॉन्स्टेंट टर्म लिखी है आपने, और फिर x⁻³ + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1, फिर उसके बाद प्लस 3 टाइम्स x⁻½ ऑन ½ + 1, और फिर उसके बाद x⁻⁻⁻½ अपॉन -½ + 1 एंड देन प्लस c। इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट टर्म c ऐड करा देंगे। ठीक है ना बेटा, c अभी अननोन रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि कोई ऐसी कंडीशन दी भी नहीं जिसकी वजह से c निकल सके अभी। तो हर टर्म को फिर सिंप्लीफाई करा दें। ठीक है बेटा, x⁻³ + 1 यानी कि 1.5 में बेटा 1 ऐड करते हो तो 2.5 होता है, फ्रैक्शन में बोले तो 5/2, x⁻5/2 डिवाइड बाय 5/2। ठीक है, और फिर प्लस 3 टाइम्स x⁻⁻½ ½ + 1 बेटा क्या होता है 1.5 होता है, फ्रैक्शन में बोले तो 3/2। ठीक है, और प्लस x⁻1 में से हाफ निकाल दो बेटा, हाफ बचता है, तो x⁻½ डिवाइड बाय हाफ एंड देन प्लस c। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि 9/4 अपॉन 5/2 हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 9/10 मल्टीप्लाई बाय x⁻⁵ फिर बेटा 3 डिवाइडेड बाय 3/2 यानी कि 3 डिवाइड बाय 1.5, तो ये 2 हो गया। तो प्लस 2 टाइम्स x⁻³ प्लस 1 डिवाइडेड बाय ½ जो है बेटा 2 हो जाएगा, तो ये 2x⁻½ हो गया एंड देन प्लस c। देयरफॉर बेटा हमने ये पार्ट 1 का आंसर यहाँ पे निकाल लिया इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है बेटा, इस तरह भी आंसर लिख दें, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, वरना और कोई स्टेप से परफॉर्म करने की नीड है नहीं।
अंडर रूट की फॉर्म देना कोई कंपलसरी होता नहीं है अनटिल अनलेस एक स्पेसिफिक फॉर्म अगर कोई रिक्वायर्ड हो तो। इतना आपने मेंशन कर दिया आंसर, दैट्स इनफ। ठीक है बेटा, ये आपका पार्ट वन हो गया। उसके बाद बेटा पार्ट टू है। पार्ट टू कहता है कि अ कर्व सी हैज इक्वेशन आई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है बेटा, और ये कंडीशंस आपको दी हुई हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के बराबर है, वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है बेटा, और फिर दूसरी कंडीशन ये गिवन है कि वाई इंटरसेप्ट ऑफ द कर्व इज -8। फिर एक कंडीशन ये है कि पॉइंट पी जो है वो 3, -2 है जो कि कर्व पे लाई करता है। फिर एक कंडीशन ये है कि बेटा ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी इज 2। ठीक है बेटा, फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म एफ एक्स। तो अब यहाँ पे बेटा आपको एक मुख्तलिफ फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये कि एफ एक्स अगर निकालना होगा तो बेटा क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि हम कहेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1। ठीक है, प्लस ए टाइम्स एक्स की पावर 1+1 अपॉन 1+1। और बी को बेटा कांस्टेंट टर्म को जब इंटीग्रेट करेंगे तो बी एक्स आ जाएगा एंड देन प्लस सी। ठीक है ना बेटा, तो एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सबसे पहली बात हमने इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ये एफ एक्स का फंक्शन निकाल लिया। अच्छा, पार्ट वन की वर्किंग में पहले यहाँ पे रिमूव कर दूं ताकि मैं सेम पेज पे वर्किंग कंटिन्यू करूं। ठीक है ना बेटा, तो सिलसिला क्या है बेटा, सो फार आपने देखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि द वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस कर्व इज -8। ठीक है बेटा, तो एक पॉइंट हो गया समझो आपके पास 0, -8 जो कि इस कर्व पे लाया करता है। यानी कि इनपुट ऑफ द फंक्शन जब 0 रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा बेटा, -8 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के तहत आप क्या कर सकते हो, सी की वैल्यू पहले निकाल सकते हो। सो सी की वैल्यू बेटा हम यहाँ पे पहली फुर्सत में निकाल लेते हैं। मतलब कि 0³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस ए टाइम्स 0² ओवर 2 प्लस बी टाइम्स 0 एंड देन प्लस सी एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल्स टू -8। मतलब कि इनपुट ऑफ द फंक्शन बेटा जब 0 है तो आउटपुट इज -8। ठीक है ना बेटा, तो ये सब कुछ हो गया 0 यहाँ पे, और सी की वैल्यू जो है वो -8 के बराबर आ गई। ठीक हो गया, तो यूं समझो कि फिलहाल अब एफ एक्स का जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा हो गया है कि x³ ओवर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस बी एक्स -8। अब बेटा आपको ये बताया हुआ है कि पॉइंट पी जो है ना 3, -2 ये कर्व पे लाया करता है। मतलब क्या, मतलब ये कि बेटा जब इनपुट ऑफ द फंक्शन जब 3 होगा ना तो आउटपुट विल बी इक्वल टू -2। यानी कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस कंडीशन के तहत ना ए और बी से कनेक्टिंग एक इक्वेशन बना सकते हैं वेर ए एंड बी आर अननोन्स राइट नाउ। सो मैं कह दूंगा यहाँ पे कि -2 इज इक्वल टू 3³ ओवर 3 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 3² ओवर 2 प्लस बी टाइम्स 3। ठीक है, एंड देन प्लस सी। ठीक है ना बेटा, और सी की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है जो कि -8 के बराबर है। ठीक है ना, तो वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली। यानी कि -2 इज इक्वल टू 27/3 प्लस 3² ओवर 2 है, तो ये हो गया 9a/2 प्लस 3b -8। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो है वो ए और बी से कनेक्टिंग एक पहली इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि 3b प्लस 9a/2 दिस विल बी इक्वल टू -2 प्लस 8, और ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है 27/3 ये हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा -9। ठीक है बेटा, सो 3b प्लस 9a/2 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, -2 प्लस 8 -9 ये होता है -3। ठीक है बेटा, ए और बी से कनेक्टिंग मेरे पास पहली इक्वेशन तो आ गई है, और इसको अगर मैं
इंटीजर की फॉर्म में लेके आना चाहूँ तो मैं बोल दूंगा कि 2 से मल्टीप्लाई करवा दें ऑन बोथ साइड्स। तो मैं कह सकता हूँ कि ए और बी से कनेक्टिंग जो पहली इक्वेशन मेरे पास आ रही है, और वो एक इंटीजर की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं बोल दूंगा कि 6b प्लस 9a इज इक्वल टू -6। ठीक है बेटा, ये मेरे पास समझो ए और बी से कनेक्टिंग एक पहली इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद बेटा मैं क्या करूंगा, ए और बी से कनेक्टिंग दूसरी इक्वेशन बना लूंगा। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास समझो आखिरी ये जो कंडीशन दी हुई है कि द ग्रेडियंट ऑफ सी एट पॉइंट पी इज 2। ठीक है ना बेटा, मतलब कि पॉइंट पी क्या है बेटा, 3, -2 है। तो पॉइंट पी पे जो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व है बेटा वो 2 के बराबर है। यानी कि हम कहेंगे कि एफ डैश एक्स के फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बेटा, वो 2 के बराबर है एट एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि एट पॉइंट पी। तो मैं कह सकता हूँ ना कि एफ डैश एक्स के फंक्शन में इनपुट जब आपके पास 3 होगा तो आउटपुट विल बी इक्वल टू 2। इस कंडीशन के तहत बेटा हम क्या करेंगे, ए और बी से कनेक्टिंग एक दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है ना बेटा, तो एफ डैश एक्स का फंक्शन आपको सवाल में दिया हुआ है x² प्लस ए एक्स प्लस बी। यानी कि बेटा एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है, कब, जब x की वैल्यू 3 है, यानी कि 2 इज इक्वल टू 3² प्लस ए टाइम्स 3 एंड देन प्लस बी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3a प्लस बी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 3a प्लस बी इज इक्वल टू 2 - 9, यानी कि 3a प्लस बी इज इक्वल टू -7। यानी कि बेटा मेरे पास ए और बी से कनेक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसमें अगर मैं बी को सब्जेक्ट बना दूं सो बी विल बी इक्वल टू -7 -3a, और इसको मैं क्या करूंगा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे बी है वहां पे लिख दूंगा -7 -3a। तो इसकी वर्किंग बेटा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ विथ ग्रीन पेन। यानी कि बेटा मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या थी, 6b प्लस 9a इज इक्वल टू -6। इसमें जहाँ पे b है वहाँ पे -7 -3a लिख दूंगा, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय -7 - 3a प्लस 9a इज इक्वल टू -6। यानी कि बेटा 6 टाइम्स -7 हो गया -42, -42 -18a प्लस 9a इज इक्वल टू -6। यानी कि बेटा a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, तो 9a -18a हो जाएगा -9a, एंड दिस विल बी इक्वल टू -6 प्लस 42। यानी कि बेटा 42 -6 क्या होता है, 36। यानी कि a विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय -9, यानी कि a की वैल्यू बेटा -4 के बराबर आ जाएगी। और जब a की वैल्यू बेटा -4 आ गई तो अब b की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि b इज इक्वल टू -7 -3a, लिहाजा b इज इक्वल टू -7 -3 टाइम्स -4। तो b इज इक्वल टू व्हाट, -7 -3 टाइम्स -4, बेटा ये किसके बराबर होता है, ये 5 के बराबर होता है। लिहाजा b इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, तो a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 5। दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 9।